एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट साफ करने का नाम है या एनआरसी की बैकडोर एंट्री? बंगाल की घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल 28 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में प्रदीप कर ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने डायरी से सुसाइड नोट बरामद किया जिसमें लिखा था, एनआरसी मेरी मौत की जिम्मेदार है। परिवार ने बताया कि प्रदीप एसआईआर की घोषणा यानी 27 अक्टूबर के बाद से डिप्रेशन में चले गए थे और एनआरसी से विदेशी घोषित होने का उन्हें डर था। इसके बाद ममता बनर्जी ने आवाज उठाई और कहा कि बीजेपी डर की राजनीति कर रही है। इसने प्रचार कर एनआरसी के डर को दहशत फैलाकर और वोटों के लिए असुरक्षा का हथियार बनाकर निर्दोष नागरिकों को सताया है। उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र को एक कठोर कानून व्यवस्था में बदल दिया है, जहां लोगों को अपने अस्तित्व के अधिकार पर ही संदेह करने पर मजबूर किया जाता है। ये दुखद मौत भाजपा के जहरीले प्रचार का सीधा नतीजा है। ममता बनर्जी ने यह बात कही। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को एनआरसी का बैकडोर बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदीप कर की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। वहीं बीजेपी बोल रही है ये तो टीएमसी का ड्रामा है। तो सवाल है, सच क्या है? कि आम आदमी का डर जायज है या ये सिर्फ वोट की खातिर खेल है? क्या है एसआईआर का असली मकसद? और अगर लोगों में डर है और एसआईआर चलेगा तो होगा क्या? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर एसआईआर को बता रहे थे कि वोट चोरी ये तो एनआरसी की बैकडोर एंट्री और सुसाइड। देखिए, एनआरसी की बैकडोर एंट्री पर हम बाद में आते हैं। हाँ, और ममता बनर्जी क्या कह रही हैं इसको भी हम बाद में उठाते हैं। ठीक। सवाल ये है कि प्रदीप कर ने आत्महत्या की है और उन्होंने एनआरसी को जिम्मेदार बताया है। उन्हें कोई ये समझाने नहीं गया था, ये बताने नहीं गया था कि एसआईआर एनआरसी का ही एक रूप है। ये नहीं कहने गया था कि आपकी विदेशी नागरिकता अब छीनने जा रही है। लेकिन जो पूरा माहौल बन गया है, जिस तरह से 2019 से लगातार ये चर्चा की जा रही है, इस तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और इस तरह की हरकतें भी केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेश से आए लोग हैं उनमें ये असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, या जिनके पास दस्तावेज नहीं है, कागजात नहीं हैं, उनके अंदर ये भावना भर गई है, ये डर बैठ गया है कि अगर ये हुआ और हमें पकड़ लिया गया तो उठा के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। और ये कोई ऐसा डर नहीं है जो सच्चाई से परे हो, क्योंकि हमने असम में देखा कि जब एनआरसी हुई तो वहाँ किस तरह की अफरा तफरी मची, किस तरह से लोग बदहवासी के साथ का दस्तावेज इकट्ठे करने में जुटे और महीनों ये कार्यक्रम चला और उसमें 99 लोग मारे गए। ध्यान रखिए, 48 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। तो ये जब असम में ये हुआ था, ये तो सब लोगों को पता है और ख़ास तौर पर उन लोगों को तो पता है ही जिनके पास या तो कागज़ नहीं है, दस्तावेज नहीं है, या जो सचमुच में बांग्लादेश से आए हैं। और वो बांग्लादेश से ऐसे नहीं आए हैं कि घुसपैठिए ही हैं। भाई प्रदीप कर हिंदू हैं। इसके पहले अगस्त में एक और आत्महत्या हुई है बंगाल में, वो भी हिंदू थे। और अगर आप असम में मरने वालों की सूची देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हिंदू हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। और असम में तो बाकायदा इसको लेकर गुंडों ने हमले भी किए बंगाली हिंदुओं पर, बांग्लादेशी के आरोप में। तो एक जो बड़ी अफरा तफरी फैल सकती है, फिर बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया, वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। जब हज़ारों लोगों को आपने हिरासत में लिया तो वहाँ वो अपने घर परिवार से बिछड़ गए, छोटे छोटे बच्चे घर में रह गए, माँ बाप कैंप में। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह का अत्याचार हुआ, प्रताड़ित हुए लोग, कि उसका भय वो पूरे इलाके में फैला हुआ है, उस पूरे समाज में फैला हुआ है जो इस एक्सरसाइज की जद में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और वास्तविक डर है, ये झूठ नहीं है। ये ज़रूर है कि राजनीति में कई बार झूठ को बड़ा करके भी दिखाया जाता है, लेकिन ये इसका ट्रेलर हमारे सामने है
इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ममता बनर्जी ने असुरक्षा पैदा कर दी, क्योंकि ममता बनर्जी क्या करेंगी, ये हमारे अमित शाह दिन रात तो यही उगलते रहते हैं, यही बोलते रहते हैं कि एनआरसी होके रहेगी। बंगाल के जितने भी बीजेपी के नेता हैं ये एनआरसी का डर दिखाते रहते हैं। तो डर तो बन गया है, पैदा हो गया है। तो इस डर में ये स्वाभाविक है कि सारे लोग बहुत अंदर से उतने मजबूत नहीं होते हैं, उनके अंदर डर होते हैं, परिवार से बिछड़ने का डर होता है, रोजी रोटी खो जाने का डर होता है, देश से बाहर हो जाने का डर होता है। उस तनाव में लोग आत्महत्या करते हैं, हत्याएं करते हैं, किसी भी स्थिति से गुजर सकते हो। मुख्य सर, आपने कहा कि अमित शाह तो रोज कहते रहते हैं, बीजेपी के लीडर्स कहते रहते हैं, और ममता कहने की एनआरसी है, वोट चोरी को भी साइड करके एनआरसी पे वो लेके आ गई हैं। पश्चिम बंगाल में ये बात चलेगी, हो सकता है उनके काम भी आए, लेकिन बीजेपी भी यही चाहती है। अगर अमित शाह लगातार ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिर पूरा अगर नैरेटिव एनआरसी वाला बन गया तो बाहर हिंदू मुसलमान हो जाएगा। एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, सीए एनआरसी का, क्या बीजेपी तो डरी? बिल्कुल नहीं डरी, और कोई मतलब नहीं है, आप चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आप कर लीजिए एनआरसी वाला प्रोटेस्ट, तो क्या फर्क पड़ने वाला? तो आप तो बीजेपी डरी, कैसे उखाड़ के फेंका तलाश में? असम में अच्छा खासा डरी बीजेपी, क्योंकि जिस पैमाने पर वहाँ प्रदर्शन हुए थे उसमें बड़े पैमाने पर भय पैदा हो गया था। और अगर हिंदू इस एनआरसी की वजह से मर रहे हैं या उनमें मरने की आशंका पैदा हो रही है, तो ये खतरा केवल मुसलमानों का नहीं है, इसमें हिंदू भी फंसेंगे। क्योंकि 71 की जो वार हुई थी उसके बाद बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से हिंदू भी आए थे। अब हिंदू भी फंसेंगे क्योंकि उनके पास भी दस्तावेज नहीं होंगे। अमित शाह ये बात कह चुके हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो हिंदू यहाँ आए वो हमारे बराबर ही अधिकार हैं, नहीं मिले तो मान लिया जाएगा उनके अधिकार। साफ साफ टारगेट था कुछ दिन पहले की बात। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा है, बल्कि वो कानून में संशोधन भी करना चाहते हैं। क्योंकि असम में एनआरसी हुई, असम में पहले बीजेपी का प्रोपेगंडा होता था, 40 लाख 50 लाख इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और जब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती थी तो मुस्लिम की करती थी। लेकिन एनआरसी हुई, उसमें कितने घुसपैठिए मिले? 19 लाख, और 19 लाख में से कितने मुस्लिम थे? 7 लाख, यानी 12 लाख तो हिंदू, बांग्ला भाषी हिंदू थे। अच्छा, ये 19 लाख में भी सारे के सारे घुसपैठियों, ये भी सुनिश्चित नहीं था, उसमें भी ट्रिब्यूनल में अभी केसेस चल रहे हैं। तो ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन बीजेपी इसको घुसपैठियों की समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। और ये बिहार में आप देखिए कितने बांग्लादेशी निकाल पाई हो, एसआईआर की एक्सरसाइज हो गई। हमारे ज्ञानेश गुप्ता बताने को तैयार नहीं है कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले, क्योंकि मिले ही नहीं, शायद 3 के नाम आए हैं। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो घुसपैठियों के नाम पे की जा रही थी, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के नाम पे की जा रही थी, वो तो मिले ही नहीं। तो अगर बंगाल में भी ये एक्सरसाइज होती है तो उसका अंजाम भी कुछ इसी तरह का होगा, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। बांग्लादेश से लोग आते नहीं हैं। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है आपके भारत देश से ज़्यादा हो गई है, वहाँ ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं बनिस्बत हिंदुस्तान के। पहले ठीक था कि पहले वहाँ गरीबी थी तो वहाँ से कुछ लोग आने की सोचते थे, अब वो हालात नहीं है। या पहले जब आए थे, जब असम में जो कुछ इलाके थे जहाँ खेती करने के लिए असमिया लोग तो तैयार थे नहीं, तो उनको लाया गया था कि भाई खेती करो, अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो वो एक दौर अलग था, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बैकडोर जो आपने कहा कि बैकडोर एनआरसी है, सर्टेनली अब तो बैकडोर भी कहना गलत है, ये फ्रंट डोर एनआरसी है। ये बिल्कुल सामने के गेट से अब एनआरसी इंट्रोड्यूस की जा रही है, चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के जरिए। क्योंकि बिहार में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया है। अब ये घुसपैठियों का भय पैदा करने के लिए, सर जब बिहार में शुरुआत हुई तो ममता बनर्जी ने शुरुआत में ही कही थी ये बात कि ये शुरुआती प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं बस ट्राई करने के लिए, टारगेट इनका पश्चिम बंगाल है एनआरसी के लिए। बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम बंगाल मोदी, शाह और बीजेपी की आंखों की किरकिरी है। उन्हें लगता है कि इतने फर्टाइल जगह है जहाँ इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं, तो हम यहाँ 80-20 क्यों नहीं कर सकते। और ये प्रयोग वो वहाँ करना चाहते हैं। असम में भी यही फंडा लगाया था और इसी वजह से काफ़ी हद तक उन्होंने जीत भी हासिल की।
अब वो बंगाल में भी यही करना चाहते हैं, इसी आधार पर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करके करना चाहते हैं। और इसमें उसे सफलता भी मिली पिछले चुनाव में, कहाँ 70-75 सीटों तक वो चली गई। तो उसे लग रहा है कि ये फार्मूला है जो काम कर सकता है। और ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर ये पोलराइजेशन करने में बीजेपी कामयाब होती है तो उनको नुकसान तो होगा। ममता को हर चुनाव में फायदा ही हो रहा है, ये पहली नेता हैं, हर चुनाव में वो सीटें बढ़ा के लेके आती हैं। हाँ, वो सही बात है, लेकिन अब ये नहीं भूलना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी भी इकट्ठी हो रही है 3 बार की, तो वो भी एक असर करेगी और उसका फ़ायदा बीजेपी इस तरह से उठाना चाहेगी। तो ये कुल मिला के परिस्थिति या जो परिदृश्य बन रहा है वो यही है कि बीजेपी एनआरसी एसआईआर के ज़रिए करवाना चाहती है। चुनाव आयोग के ज़रिए ये खेल खेला जा रहा है। घुसपैठियों का एक बड़ा आतंक क्रिएट किया जाएगा, हवा क्रिएट किया जाएगा और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होगी। जाहिर है कि अप्रैल में चुनाव होने हैं बंगाल में, तो अप्रैल तक तो एनआरसी नहीं होने वाली है, एसआईआर ही होने वाली है। एसआईआर के ज़रिए हवा खड़ा किया जाएगा, लेकिन इस हवा खड़ा करने में जाने कितने लोग मारे जाएंगे। चिंता इस बात की है कि जाने कितने लोग खुदकुशी करेंगे, कहीं दंगे ना हो जाएं। ये भी इस पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज का एक हिस्सा हो सकता है कि कुछ एक जगह हो जाएं, ये दंगे हो जाएं, छिटपुट वारदातें हो जाएं, ताकि माहौल बनाने में मदद मिले। ये भी खेल हो सकता है। बंगाल में सबसे पहले हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये सब इस पूरे जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, उसके ये सारे एलिमेंट हैं। और जिस तरह के लोग उन्होंने जुटा लिए हैं बंगाल में, वो इस तरह के खेल करने में भी एक्सपर्ट हैं। ठीक है ना, शुभेंदु अधिकारी वगैरह ये सब करते रहे हैं। तो इसलिए ये आशंका बढ़ रही है कि बंगाल में हिंसा बड़े पैमाने पर हो सकती है। और अगर इस तरह का माहौल बनता है तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। तो ज्ञानेश कुमार के जरिए कितने एक तीर से निशाने साधे जा रहे हैं, ये भी अभी भी चर्चा का विषय ही बना हुआ है। कोई वोट चोरी भी एक बताया जाता है, फिर क्या एनआरसी भी एक है, और क्या क्या है, कितने तरीके से ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल किया जा रहा है, या ज्ञानेश कुमार क्या क्या कर रहे हैं। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।